A very good noon each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 6 मार्च और हमें देखने हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर डे। चलिए उससे पहले हम साग कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो है उसके हिसाब से तिथि देख लेते हैं। फागुन महीना अभी भी चल रहा है, कृष्ण पक्ष भी चालू है और आज है एकादशी जिसे हम 11 भी कहते हैं और चांद कुछ इस तरह का छोटा होता जा रहा है इस फेज में और इस तरह का कुछ आज रहेगा। चलिए कल जो सेशन हुआ था उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने सेशन के एंड में आपसे पूछा था, यानी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर 5 मार्च जो जाते जाते सेशन एंड में पूछा जाता है एंड मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट नाइसली, वेरी गुड। क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। मैं हिंदी में समझाते चलूंगी बच्चों को कि जीआई टैग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। रीसा टेक्सटाइल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल असमीज अटायर। रीसा टेक्सटाइल असम के पहनावे का एक हिस्सा है जो कि गलत है क्योंकि रीसा त्रिपुरा से जीआई टैग्ड है। फिर आपसे पूछा था अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग राजस्थान से मिला है, नहीं जी, इसको गुजरात से मिला है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और रतलाम रियावान लहसुन को जीआई टैग मध्य प्रदेश से मिला है, बिल्कुल सही है। सो ओनली 3, बी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट। चलिए अब आगे जो हमारा कल का डिस्कशन हुआ था सेशन में उस बीच में भी मैंने 1-2 क्वेश्चन आपसे किए थे, कल कम क्वेश्चन किए थे। सो एक क्वेश्चन था कि ओडिशा से रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट को या आर्ट फॉर्म को जीआई टैग मिला है, तो सिल्वर फिलिग्री वर्क जो है कटक का उसको जीआई टैग मिला है। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि कौन से एक मैराथन रनर थे केन्या के जिनका हाल ही में निधन हो गया। सो केन्या के मैराथन रनर केल्विन किप्टम हैड पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट क्वाइट रिसेंटली। ओके सो अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले पीडीएफ की जानकारी दे देते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में पीडीएफ्स डेली करंट अफेयर की अवेलेबल करवाई जाती हैं परचम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको दोनों पीडीएफ अभी मिल चुकी होंगी। सो परचम टेलीग्राम पे जाइए। कैसे जाएंगे? या तो परचम क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो जो टाइटल दिया हुआ है वीडियो का उस पर क्लिक कीजिए, मोर पे क्लिक कीजिए, पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आ गिवन, प्लेलिस्ट के, टेलीग्राम के, ऐप के, iOS पे कैसे एक्सेस करें, वेब एक्सेस कैसे करें, वेबसाइट के, एवरीथिंग। सो वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिए। नहीं तो परचम की जो ऐप है उस पे फ्री मटेरियल सेक्शन में भी डेली ये पीडीएफ दिए जाते हैं, साथ ही साथ द हिंदू की वोकैबुलरी आपको डेली दी जाती है। सो ऐप में और भी फीचर्स हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ इट। वीकली या मंथली सीए मैगजीन अगर आपको चाहिए तो आपको parchamclasses.in पे जाना पड़ेगा, ठीक है जी। और अभी जो फरवरी का मंथली करंट अफेयर आपका पूरा चल रहा है उसकी मैगजीन आपको 7 फरवरी तक parchamclasses.in पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों के पास में सब्सक्रिप्शन है, पीडीएफ बैंक है जो आपने परचम ऐप से लिया होगा, सो जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ऐड होते जाएंगे, जैसे इसमें सारी डेली वीकली मंथली 6 मंथली सारी पीडीएफ ऐड हो जाती हैं, ठीक है। चलो फर्दर कोई भी कोर्सेज सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, पीडीएफ रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। parchamclasses@06@gmail.com ये ईमेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हो, नहीं तो परचम ऐप चैट में चैट भी कर सकते हो, ठीक है। बढ़े आज की खबर की तरफ। सो सबसे पहली आज हम स्पोर्ट्स न्यूज़ लेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। हु इज़ ही? एक जाने माने बहुत पॉपुलर बैडमिंटन प्लेयर हैं, काफ़ी सारे मेडल्स देश के लिए लेकर के आए हैं। इनका नाम है बी साई प्रणीत। क्या नाम है? बी साई प्रणीत। सो इज़ एन इंडियन शटलर। शटलर यानी बैडमिंटन प्लेयर को कहा जाता है। इन्होंने अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल बैडमिंटन से अनाउंस कर दिया है, इंजरी के चलते इन्होंने ये अनाउंस किया है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए 2019 में जीता था। फिर जो सिंगापुर ओपन टाइटल हुआ था 2017 यानी 2017 में, वो इन्होंने जीता था। देन इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ये इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स रहे। और इनकी बेस्ट करियर रैंकिंग कौन सी थी जो इन्होंने अचीव की थी? ये वर्ल्ड नंबर 10 तक पहुंचे थे इन 2019, जिस दौरान इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, ठीक है। सो बी साई प्रणीत, अगर पूछ लिया जाए कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, हाल ही में इन्होंने अब इंटरनेशनल बैडमिंटन से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। सो बैडमिंटन से अब हम मूव करेंगे कबड्डी की तरफ। प्रो कबड्डी लीग
प्रो कबड्डी लीग, जैसे कि हमारा IPL होता है, इसी तरह से प्रो कबड्डी लीग कबड्डी के क्षेत्र में ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। अलग अलग फ्रेंचाइज होती हैं यानी टीम्स होती हैं। और प्रो कबड्डी लीग 2024 फिनाले किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने, और इनका ये पहला टाइटल है। यानी अभी तक जो PKL हुआ है, प्रो कबड्डी लीग हुआ है, उसमें पहली बार पुनेरी पल्टन जीती है। कौन सी स्टेट की टीम है ये? पुणे की। पुनेरी यानी पुणे की पल्टन। प्रो कबड्डी लीग का सीजन 10 था जिसमें पुनेरी पल्टन ने मेडन टाइटल अपने नाम कर लिया। किसको हराया? हरियाणा स्टीलर्स को। किसको हराया? ये भी इंपॉर्टेंट है। पुनेरी पल्टन जीती है, हरियाणा स्टीलर्स को इन्होंने हराया है, और ये इनका फर्स्ट एवर टाइटल है। अभी तक जो प्रो कबड्डी लीग खेली गई है, जितने भी सीजन्स, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी टीम जीती है? द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इज पटना पायरेट्स। पटना की टीम सबसे ज़्यादा जीती है, 3 टाइटल्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। पुनेरी पल्टन के जो कैप्टन है असलम इनामदार, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी दिया गया। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताइए टोटल कितनी फ्रेंचाइज यानी कि कितनी टीम्स ने इस सीजन में पार्टिसिपेट किया? हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन सीजन 10 ऑफ प्रो कबड्डी लीग? राइट डाउन। और ये कहाँ हुआ? ये हैदराबाद के अंदर फिनाले खेला गया, गाचीबोली इंडोर स्टेडियम, हैदराबाद। नेक्स्ट न्यूज, अब कबड्डी से चलेंगे वापस इंटरनेशनल डोमेन में और टेनिस की बात करेंगे। सो सैन डिएगो ओपन 2024 खेला गया। सैन डिएगो ओपन 2024 किसने जीता है? एक अनसीडेड प्लेयर जिनकी कोई रैंकिंग नहीं है, उन्होंने ये जीत लिया है और इसीलिए न्यूज में छा गई है, केटी बोल्टर। व्हाट्स द नेम ऑफ द प्लेयर? केटी बोल्टर। इन्होंने WTA 500 टाइटल, ये क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी, विमेन टेनिस एसोसिएशन का होता है। इन्होंने WTA 500 टाइटल जीत लिया है सैन डिएगो ओपन में, और 6 सीडेड मार्ता कॉस्त्युक को हरा दिया है। 6 सीडेड यानी 6 नंबर की प्लेयर को हरा दिया है, और ये अनसीडेड थी और इन्होंने ये जीत लिया है। प्लेयर का नाम ध्यान रखिएगा, केटी बोल्टर। एवरीबडी गॉट बोल्ड ओवर। अरे वाह, केटी बोल्टर कैसे जीत गई? सैन डिएगो ओपन। अब देखिए, विमेन टेनिस एसोसिएशन एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि विमेन से रिलेटेड जितने भी टेनिस चैंपियनशिप्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो कंडक्ट करवाती है। ठीक है। इसके अंदर 4 लेवल के टूर्नामेंट्स WTA ऑर्गेनाइज करवाता है। तो WTA के अंडर में 3 तो टूर्स होते हैं, ओके, 3 टूर्स, और फिर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। सो 3 जो WTA के अंडर में अगर हम बात करें, 3 टूर्स होते हैं, 4 नहीं, 3 टूर्स, जिनमें 250, 500 एंड 1000 लेवल इवेंट्स होते हैं। ये क्या है? इनसे आपको रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 500 WTA 500 टाइटल जीत जाते हो, जिसके अंडर में ये टूर्नामेंट भी आता है, तो जो जीतने वाला है उसकी रैंकिंग में कितने पॉइंट्स बढ़ जाएंगे? 500 पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे। जिसने 1000 जीता, ये वाले इवेंट, जैसे इनमें भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे, इनमें काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। सो जो भी वो टाइटल जीतेगा उतने पॉइंट्स उनकी रैंकिंग में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। जब कोई ग्रैंड स्लैम जीतता है, ग्रैंड स्लैम इंडिविजुअल टाइटल्स होते हैं ना, विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एटसेट्रा, तो उसमें 2000 पॉइंट्स विनर के रैंकिंग में ऐड हो जाते हैं। रैंकिंग पॉइंट्स में, रैंकिंग नहीं बढ़ती, रैंकिंग में पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है। सो WTA कितने रैंकिंग टूर्स करवाता है? 3 करवाता है, और फिर ग्रैंड स्लैम अलग से होता है। सो 4 लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स विमेन के केस में देखने को मिलते हैं। गॉट इट। तो ये WTA का 500 टाइटल के अंडर में एक टूर्नामेंट था, सैन डिएगो ओपन। किसने जीता है? बोल्टर, केटी बोल्टर ने। किसको हराया? सो मार्ता कॉस्त्युक को हराया। समझ में आ गया जी? चलिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गई ये 3 आज की खबरें थी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगी इसको, पर एक बार थोड़ा सा नजर डालने जैसा है। कल यानी 5 मार्च को इसको ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। UN डिसआर्मामेंट वीक अलग होता है, दिस इज इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ये भी यूनाइटेड नेशन ही ऑब्जर्व करता है, 2021 से 2021 से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। सो 5 मार्च इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण। इस पिक्चर से समझ में आ रहा है, बंदूक को आगे से गांठ लगा दी कि कोई गोला बारूद वेपन्स का इस्तेमाल न किया जाए। नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, सो किसी का मारा नहीं जाए, गोलियां नहीं चलें, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हो, इसके लिए अवेयरनेस पर्टिकुलरली यूथ में फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। कब से? 2021 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही शुरू किया है। और अदरवाइज अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक कब मनाया जाता है, तो वो अक्टूबर में आता है, 24 से 30, 24 to 30 अक्टूबर। सो अब इंपॉर्टेंट डे खत्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, विच इज ओबिचुअरी।
यानी कि ऐसे कोई भी प्रमुख व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनको हम श्रद्धांजलि भी दे देते हैं और उनके बारे में पढ़ भी लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है, राइट। सो पद्मश्री अवॉर्डी अरुण शर्मा जी, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा इनका पूरा नाम है। सो पद्मश्री अवॉर्डी, अब देखिए किसी भी प्रमुख व्यक्ति को अगर पद्म अवार्ड्स मिल जाते हैं, कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल जाता है और उनका निधन यानी डेथ हो जाती है तो उनका पढ़ना जरूरी हो जाता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। सो ही हैज पास्ड अवे रिसेंटली। अब ये अरुण कुमार शर्मा जी आपको दिख रहे हैं और ये कौन से मंदिर की तस्वीर है, थोड़ी ब्लर है, राम जन्मभूमि की है बिल्कुल। तो इन दोनों का क्या आपस में रिश्ता है? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि भू वैज्ञानिक बोलेंगे या जो खुदाई करते हैं ASI के अंडर में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में। सो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि राम जन्मभूमि अयोध्या साइट पे एक्सकेवेशन खुदाई का काम चले, तो ये सीनियर मोस्ट टीम मेंबर थे उस टीम के अंदर, सबसे उम्रदराज सीनियर मोस्ट टीम मेंबर थे, रिनोन्ड आर्कियोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी। तो कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं? आर्कियोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए थे। देन इनको पद्मश्री कौन से साल में मिला है? 2017 के अंदर दिया गया। ये ईयर याद रखिएगा। उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने दिया होगा ये अवार्ड? प्रणब मुखर्जी जी थे। अगली खबर के लिए अब हम रुख करते हैं अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी का, और उसमें ब्रजेश मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ये बिहार एग्जाम के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली काम का है, नेशनल लेवल का अपॉइंटमेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने डाला है बिकॉज बिहार पॉलिटिकल एरियाज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ रखता है और इसलिए चीफ सेक्रेटरी जान लेना ठीक है। सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जानना जरूरी नहीं है सभी बच्चों को, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं नॉर्थ सेंट्रल रीजन के, उनके आपको पता हो तो बेटर है। सो ब्रजेश मल्होत्रा जी को नया चीफ सेक्रेटरी यानी कि प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है बिहार का, बिहार ब्रजेश मल्होत्रा, एंड इन्होंने सक्सीड किया है आमिर सुबहानी जी को। ये कुछ ट्रिविया देख लीजिए बिहार से रिलेटेड। कैपिटल पटना है, सीएम कौन है? नीतीश कुमार है, गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर जी हैं। अरे लेकर हम दीवाना दिल, बिल्कुल वही हैं ये, मैंने याद कराया था ऐसे, ठीक है। बिहार की बर्ड कौन सी है? स्टेट बर्ड हाउस पैरो, गौरैया जिसे हम बोलते हैं, फ्लावर मैरीगोल्ड यानी गेंदा, और बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ था। अब देखिए एक अपॉइंटमेंट हमने देखा और मैंने कहा कि भाई नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले कुछ दिनों हमने पढ़े थे। अच्छा, यहीं पे मैं एक और पॉइंट क्लियर करूं, बहुत से बच्चे रोज़ पूछते हैं कि मैम क्या ये SSC के लिए ठीक है, क्या ये क्लैट के लिए ठीक है जो आप पढ़ा रहे हो, क्या ये UPSC के लिए ठीक है, क्या ये CUET के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो बच्चा पार्टी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर बार बताती हूँ, SSC या कोई भी वनडे एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है उसके लिए करंट अफेयर पर्याप्त हैं। जहां बात आती है सिविल सर्विसेज की, स्टेट सिविल सर्विसेज वाले बच्चों के लिए ये सारी सेंट्रल लेवल की न्यूज़ आप यहां से 100% कवर कर सकते हो। अपने स्टेट की पढ़ाई थोड़ी और डिटेल में कर लीजिए। UPSC सिविल सर्विसेज वाले बच्चों, आपको यहाँ से न्यूज़ कुछ पिक करनी पड़ेगी और उसको और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी वाली न्यूज़ भी आती है लेकिन कुछ फैक्चुअल इन्फो भी आती है, वो आपको हटानी पड़ेगी। और जैसे कि ये बिहार के अभी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं आपके ज़्यादा काम का नहीं है, अनलेस आप बिहार या उसके आसपास के स्टेट को बिलोंग करते हो, और कुछ न्यूज़ को आपको और डेप्थ में करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा उसका, ठीक है। अदरवाइज जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, और बैंकिंग वाले बच्चों इसके साथ साथ आपके लिए वीकली बैंकिंग सेशंस भी आते हैं, और इसी वीक से बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस भी हम लोग चालू करवा देंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली वीकेंड तक आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप सब पढ़ सकते हो। सिर्फ सिविल्स वाले बच्चों को मैं बोलूंगी कि आपको, UPSC सिविल्स वाले बच्चों, आपको थोड़ा और डेप्थ में अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे एग्जाम वाले बच्चे प्लीज यस यू कैन रिलाई ऑन दिस करंट अफेयर। बढ़े आगे, तो चलो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हमने पढ़े हैं हाल ही में, सुमन कुमारी जी सब इंस्पेक्टर, ये BSF की पहली फीमेल स्नाइपर बनी है, यानी छुप करके जो गोलियां चलाते हैं वो बनी है। अरुण अग्रवाल जी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के हेड बनाए गए हैं। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसे तैनात किया गया है, अपॉइंट किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी जी को किया है। लोकपाल के नए चेयरपर्सन या हमारे नए लोकपाल कौन बने हैं? जस्टिस AM खानविलकर जी। CMD कौन बने हैं? IRCTC के। रेल में जो IRCTC होता है उसके अंदर CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन जी को बनाया गया है। एंड ICAI को प्रेसिडेंट के तौर पे लीड करेंगे रंजीत कुमार अग्रवाल जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़े थे, रिवाइज हो गए। चलो अब हम रुक करते हैं स्टेट न्यूज़ का, ठीक है। सो स्टेट न्यूज़ में उत्तर प्रदेश चलते हैं। CM योगी आदित्यनाथ योगी जी जो हैं उन्होंने रोल आउट किया है M युवा स्कीम।
तो पहला क्वेश्चन, एम युवा स्कीम कौन से राज्य से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स इन उत्तर प्रदेश, सो नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए एम युवा स्कीम कौन लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। अब इसमें क्या होगा, जिसको भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी है, नया बिजनेस शुरू करना है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे 5 लाख रुपए तक के, ठीक है, देख लीजिए। सो एम युवा का फुल फॉर्म भी एक तो देखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये पूरा स्कीम का नाम है। और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को हर साल इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे, कितनी राशि तक के, 5 लाख रुपीस तक के, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। और इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। गॉट इट जी। चलिए, एम युवा स्कीम ये क्या है, ये क्लैरिटी के लिए डाला गया है, ध्यान दीजिएगा। कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने बोला था कि स्टेम आरएक्स हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला था कि महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हुआ। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र भूषण दिया गया ना, ये महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया, ठीक है। सो यहाँ ये कंफ्यूजन हुआ। ये महाराष्ट्र भूषण वॉइस ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दिया है। महाराष्ट्र भूषण ये टर्म से कंफ्यूजन कॉज हुआ, जबकि जो सरकार वाला महाराष्ट्र भूषण है, जो कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है महाराष्ट्र का, वो किसको कॉन्फर किया गया, जनवरी में हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी, अशोक सराफ जी को फॉर द ईयर 2023, और इनको 2024 में महाराष्ट्र दिवस जब आता है ना, तब दिया जाएगा। अनाउंस हो चुका है। महाराष्ट्र दिवस कब आता है, लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता पड़ जाए आपने न्यूज़ पढ़ ली, वापस से करेक्शन नोट कर लिया। सो महाराष्ट्र भूषण जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है महाराष्ट्र का, आम नागरिक में सबसे ऊंचा पुरस्कार जो दिया जाता है, वो अशोक सराफ जी को, जो कि पॉपुलर एक्टर हैं, इनको दिया गया है फॉर द ईयर 23, और अवार्ड प्रेजेंट कब किया जाएगा, 2024 के अंदर, ठीक है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महाराष्ट्र भूषण दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। क्लैरिटी मिल गई इसकी, ओके। एंड थैंक यू टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने पॉइंट आउट किया। जब मैं कंपाइल करी थी न्यूज़, तब भी मुझे कंफ्यूजन हुआ था, बिकॉज महाराष्ट्र भूषण हाथों हाथ दिया ही नहीं जाता, पहले अनाउंस किया जाता है, फिर महाराष्ट्र डे पे दिया जाता है, बट देन कई बार इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के क्रॉस चेक करें, तो ये कंफ्यूजन रह गया था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट थैंक यू हुसोएवर यू आर, आपने पॉइंट आउट किया और फिर मुझे याद आया कि हाँ, मुझे इसमें फर्दर रिसर्च करना है, थैंक यू, ठीक है। सो ये करेक्शन नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज़ की तरफ। नेशनल कैटेगरी में सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट अच्छी खबर, काम की खबर आ रही है, कमेंसमेंट ऑफ कोर लोडिंग एट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस PFBR एट कलपक्कम, तमिलनाडु के कलपक्कम के अंदर भारत का पहला इंडिजिनस यानी भारत में ही बनाया गया PFBR कमेंस कर रहा है अपनी कोर लोडिंग को। अब ये सब क्या है मैम, ये सब ऊपर से गोता मार गया, क्या टेक्निकल टर्म्स बोल दिया आपने, तो अब देखिएगा। व्हाट इज दिस PFBR? सो FBR का मतलब होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये सब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, परमाणु रिएक्टर जिनसे हम ऊर्जा बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, राइट। सो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल आप युद्ध में, वॉर्स में भी कर सकते हो, लेकिन हम शांति प्रिय देश है, हम इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। सो इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि अभी प्रोटोटाइप है, क्या है, प्रोटोटाइप, यानी अभी इसको पूरा टेस्ट किया जा रहा है, प्रोटोटाइप है। और जब ये अच्छे से चेक हो जाएगा कि हाँ जी बढ़िया से हम ऊर्जा बना पा रहे हैं, बिजली बना पा रहे हैं, तो फिर हम इसका मास स्केल पे यूज़ करेंगे, बड़े लेवल पे से बनाएंगे। सो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें रिएक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल रिएक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया में पहली बार जो बनाया गया है, कहाँ पर, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर। और जो आपने न्यूज़ यहाँ देखी ना, ये देखो कोर लोडिंग, यानी इसके अंदर अब जो मटेरियल है, जो जिसका कि फिजन होगा, वो अब लोड किया गया है, उसके बाद पूरा रिएक्शन चालू होगा और पता चलेगा सक्सेसफुल है या नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए, सो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विटनेस किया कमेंसमेंट यानी शुरुआत कोर लोडिंग की।
कोर लोडिंग यानी इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होगा वो डाला जा रहा है। और ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक का रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जो इनिशियल फ्यूल बोलिए आप या फिर जो इनिशियल मटेरियल डाला जाता है वो फास्ट न्यूट्रॉन वाला होता है। देखो एक यूरेनियम 235 आइसोटोप होता है, ठीक है, जिससे आप ऊर्जा बना सकते हो। लेकिन ये पहली चीज़ तो बहुत रेयर है, एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल से मिलता है। इसी का एक रेडिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट होता है यूरेनियम 238 आइसोटोप। ओके, थोरियम भी होता है। तो इनको जब आप यूज़ करते हो तो ये फास्ट न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रॉन फिजन करते हैं, उसमें से और न्यूट्रॉन्स बनते हैं और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। दिस इज़ हाउ एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। सो जिसमें फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल होता है, जैसे यूरेनियम 238 थोरियम, टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स फिजनेबल मटेरियल। फिजन क्या होता है, एक न्यूक्लियाई टूटेगा और ज़्यादा न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर और टूटेंगे, तो ये चेन रिएक्शन होता है। तो उसमें जब हम फास्ट न्यूट्रॉन इस्तेमाल करते हैं उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा फिजनेबल मटेरियल बना रहे होते हैं जितना फिजनेबल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन्स जो बनते हैं ना वो यूज़ भी होते जाते हैं और बनते भी जाते हैं। तो कम यूज़ हो रहे हैं और ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में होता है। मैं मोटे मोटे तौर पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इससे होगा क्या कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी और जल्दी बनेगी, ठीक है। चलिए, देन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सक्सेसफुली डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किसने किया है? भाविनी ने किया है। भाविनी कौन है? सो भाविनी कोई लड़की नहीं है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ये भाविनी को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, जो कि 2003 में अप्रूवल मिला था। और इसी भाविनी ने कंस्ट्रक्ट किया है और अब ऑपरेट कर रही है इंडिया का मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर PFVR। एक बार जब ये कमीशन हो जाएगा, यानी एक बार जब ये प्रोटोटाइप पे काम हो जाएगा, प्रोटोटाइप का मतलब समझते हैं, एक तरह से सैंपल आप बना रहे हो, एक तरह से आपने ओरिजिनल का प्रोटोटाइप यानी उसका क्लोन बना दिया है, ऐसे समझ लीजिए। यानी आपने उसका एक सिमुलेटर बना दिया, आप इस पर ट्राई करोगे, फिर बड़े लेवल पर ट्राई करोगे। सो जब ये कमीशन हो जाएगा, जब यानी बड़े प्रॉपर यूज में आ जाएगा, तो हम सेकंड कंट्री आफ्टर रशिया बन जाएंगे जो कि कमर्शियली ऑपरेट कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को, ठीक है। फास्ट ब्रीडर समझ में आ गया ना। न्यूट्रॉन एक बॉम्बार्डिंग करता है, फिशन रिएक्शन करता है। जब ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो रिएक्शन और फास्ट होगा, ओके और फास्ट न्यूट्रॉन उसको कहा जाएगा, और उसी फास्ट न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करने वाला जो ब्रीडर है उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। चलिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल का इस्तेमाल करेगा, और इसमें भी यूजली यूरेनियम 238 आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, MOX फ्यूल। अच्छा, अब ऑल्दो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है और पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है प्रोड्यूस करने की, वो बाकी रिएक्टर जितनी ही है, यानी कि हम उतनी ही लागत पे और एडवांस टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। सो इंडिया न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ने की तैयारी में है। गॉट इट। चले आगे। सो कलपक्कम तमिलनाडु याद रखेंगे आप। अगली न्यूज़ जो नेशनल अरीना से या एरिया से आ रही है, दैट इज नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। फूलों से रिलेटेड, फलों से रिलेटेड, जो बागवानी जैसे हम कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। सो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 किसने ऑर्गेनाइज किया? ICAR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? बेंगलुरु में। ये पूछ लिए जाते हैं, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सो IIHR बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है, और इसी ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर बेंगलुरु के अंदर। सो 3 डेज का IIHR का नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर है, 5 to 7 मार्च। थीम क्या है इस फेयर की? थीम है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर कहीं टेक्नोलॉजी की बात चल रही है थीम्स में। सो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी यानी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, हाई लेवल टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और कंट्री की मोस्ट एडवांस्ड एंड रीसेंट टेक्नोलॉजीज जो इस सेक्टर में हैं हॉर्टिकल्चर में, उनको भी शोकेस इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगली खबर आ रही है नेशनल न्यूज से ही, मिनिस्ट्री से रिलेटेड, और मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाली। सो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देखते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस चक्षु पोर्टल।
कौन सा पोर्टल? चक्षु, ज्ञान चक्षु खुलते हैं ना हमारे, नजरें, राइट? सो वही चक्षु की बात की जा रही है, आईज की बात की जा रही है। सो चक्षु पोर्टल फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक फ्रॉम मोबाइल फोन फ्रॉड्स। मोबाइल सब इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल इंडिया है हमारा, बन रहा है और ज़्यादा, तो मोबाइल जब सबके पास है तो ये लिटरेसी भी होनी चाहिए कि इस मोबाइल फ़ोन को ढंग से कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारे सारे पैसे नहीं लौट के ले जाए कोई, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं फ्रॉडुलेंस जो है वो यूज़ कर लें, राइट? फ्रॉड्स यूज़ कर लें। सो जितना जितना आप डिजिटल इंडिया बनाओगे उतनी डिजिटल लिटरेसी भी देनी पड़ेगी, और उसी के चलते चक्षु पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है ताकि चक्षु पोर्टल पे आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको लगे कि कोई भी सस्पेक्ट है कि ये किसी फ्रॉड से रिलेटेड मुझे मैसेज आया है, व्हाट्सएप आया है, कॉल आया, तो आप जाकर के यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? और ये संचार साथी जो पोर्टल है वहाँ पे इस चक्षु को लॉन्च किया गया है, चक्षु फैसिलिटी को। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी वैष्णव जी ने 2 चीज़ें लॉन्च की। एक तो हमने देख लिया चक्षु फैसिलिटी संचार साथी पोर्टल पे, क्यों? ताकि आपको, अगर आप प्रोएक्टिवली कोई भी सस्पेक्टेड फ्रॉड की कम्युनिकेशन आपके पास आई है, मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल एट्सेट्रा, मेल, तो आप यहाँ जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरा, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ताकि जितने भी हमारे टेलीकॉम रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ कर सके साइबर क्राइम को या फिनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए। तो यहाँ पे तो ये सरकार अपने लेवल पे काम करेगी, डिजिटल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे चक्षु जो है वहाँ पे आम जनता जुड़ सकती है, रिपोर्ट कर सकती है, ठीक है? और ये मैंने आपकी जनरल जानकारी के लिए डाल दिया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कभी भी अगर आप साइबर क्राइम के या फिनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम बनते हो तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हो या फिर cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, ठीक है? चलो, जागरूक नागरिक बनना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं नेशनल न्यूज़ से साइंस टेक वाली डायरेक्शन में और इसरो से जुड़ी हुई खबर पढ़ते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इसरो का EOS-6 सैटेलाइट, EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, गई स्पेस में और अर्थ को ऑब्जर्व करे, ऊपर से हमारी धरती को देख रही है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में यूजुअली इनको रखा जाता है ताकि क्लियर पिक्चर्स आए। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन 6 सैटेलाइट 6 ये जो है इनेबल्स प्रिसाइज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। EOS-6 सैटेलाइट जो हमने 2022 में लॉन्च की थी वो एयर क्वालिटी की बहुत प्रिसाइज यानी एकदम सूक्ष्म, डिटेल्ड और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देने में काम आ रही है। और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है OCM सेंसर्स की मदद से। OCM सेंसर तो अभी हम देखते हैं। इसरो ने डेवलप किया और वैलिडेट यानी थम्स अप दे दिया ओशन कलर मॉनिटर यानी OCM3 एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ प्रोडक्ट को। और ये जो प्रोडक्ट है OCM AOD, इसको लगाया गया किस पे? सैटेलाइट के ऊपर, और वो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। सो इसको थम्स अप मिल गया, हाँ जी इट इज़ वर्किंग फाइन। सो ओशन कलर मॉनिटर एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ प्रोडक्ट जो कि EOS-6 सैटेलाइट के थ्रू ऊपर भेजा गया, इट इज़ वर्किंग फाइन। और वो क्या काम करता है? एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, बहुत प्रिसाइज डेटा देता है। सो इट वाज लॉन्च्ड, दिस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2022 इक्विप्ड विद, यानी इसके ऊपर एक पेलोड क्या था? ये OCM AOD का पेलोड था टू मॉनिटर एटमॉस्फेरिक एरोजोल्स। एरोजोल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल, कण जो हवा में तैरते रहते हैं। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, स्मॉग हो सकता है, ठीक है? सो ये हाई रेजोल्यूशन डेटा देगा पार्टिकुलेट मैटर का PM 2.5 से लेके PM 10 तक का, ठीक है? और इससे क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरियाज में कितना पोल्यूटेंट मैटर है इसका पता लगेगा। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में भी ये आपको मॉनिटरिंग करके देगा। जैसे जो फायर्स हो जाती है, कनाडा में वाइल्ड फायर्स बहुत कॉमन है, साउथ एशियन फायर्स हैं, उस जगह पे भी ये एरोजोल की मॉनिटरिंग करके देगा कि एयर क्वालिटी कहाँ पे कैसी चल रही है। गॉट इट? तो कौन सी हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं? EOS-6 सैटेलाइट की। उस पर किस पेलोड की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओशन कलर मॉनिटर OCM3 एरोजोल ऑप्टिकल डेप्थ प्रोडक्ट की। गॉट इट? चलो, अब हम क्योंकि साइंस टेक की बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अब हम इसरो से बढ़ते हैं दूसरे ग्रहों की तरफ। स्पेस में ही घूम रहे हैं पर इसरो से बाहर आ चुके हैं। 3 न्यू मून्स डिस्कवर्ड ऑर्बिटिंग यूरेनस एंड नेपच्यून।
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम जो चलता है उसमें 2 प्लैनेट हैं, यूरेनस एंड नेपट्यून। प्लूटो को अब प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, होप यू पीपल नो, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट में बोलते हैं उसको। तो यूरेनस और नेपट्यून को मिला करके 3 नए मून डिस्कवर किए गए हैं। 2 नए मून नेपट्यून के अराउंड रिवॉल्व करते हुए रिपोर्ट किए गए हैं, देखे गए हैं, और एक यूरेनस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अब टोटल कितने मून्स हो जाते हैं? सो नेपट्यून के टोटल 16 मून्स हो गए हैं, यूरेनस के टोटल 28 मून्स हो गए हैं, 16 एंड 28, नेपट्यून एंड यूरेनस रिस्पेक्टिवली। यूरेनस के जो मून हैं उनको अभी टेंटेटिवली S2023, S से आप क्या याद रखोगे? कुछ नहीं याद रखोगे। S2023 U1, यूरेनस से आप U1 याद रख लीजिएगा 2023। तो ये यूरेनस वाला जो एक मून है वो, और नेपट्यून के जो 2 मून हैं S2002 N5 एंड S2021 N1, इनके नाम याद रखना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए। अब देखिए, हम क्योंकि मून्स की बात कर ही रहे हैं, मैं आपको थोड़ा अच्छा सा स्टैटिक डेटा नहीं बताऊं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा मून्स कौन से प्लैनेट के पास है। मून्स यानी कि उसकी खुद की नेचुरल सैटेलाइट। सो सैटर्न नहीं जी, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा नहीं है। रिसेंट मोस्ट डेटा देखेंगे तो सैटर्न हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, और कितने हैं? 146। कितने चांद लेके घूम रहा है ना। सो सैटर्न के पास 146 मून्स हैं। जुपिटर के सेकंड नंबर पे आते हैं 95 मून्स। अच्छा, सबसे बड़ा मून जुपिटर का है पूरे सोलर सिस्टम में। सबसे बड़ा मून कौन से प्लैनेट के पास है? जुपिटर के पास है, और उसका नाम क्या है? गैनीमीड। गैनीमीड हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है ये। मरकरी से भी बड़ा है, प्लूटो जो ड्वार्फ प्लैनेट है उससे भी बड़ा है। आप मुझे बताओ, चलो सैटर्न के लार्जेस्ट मून का क्या नाम है? बहुत पॉपुलर सा नेम है सैटर्न का लार्जेस्ट मून, लिखो। ठीक है, समझ में आ गया। चलें आगे। साइंस टेक में ही अब नासा की तरफ मूव कर जाते हैं। सो नासा के स्पेसएक्स क्रू 8 को लॉन्च कर दिया गया है। यानी नासा ने स्पेसएक्स के साथ जो मिशन चलाता है क्रू को, एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भेजने का, तो 8 वाला मिशन इनका क्रू 8 लॉन्च हो चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले कोई मिशन होते हैं या कोई नया चीज़ हो रही है तो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये न्यूज़ से हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है 8th नंबर का लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक रहने वाला क्रू फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट। हमारा जो ISS घूम रहा है अर्थ के आसपास, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा रहा है। 8th मिशन है ये। नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर, इलॉन मस्क की जो कंपनी है, ये लॉन्च किया। ओके, कहाँ से? फ्लोरिडा से। इसके अंदर 3 US एस्ट्रोनॉट और 1 रशियन एस्ट्रोनॉट गए हैं। कितने टाइम के लिए? 6 महीनों के लिए। 6 मंथ साइंस मिशन है ये अर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक है जी। ओके, और ये अगस्त एंड तक चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ISS के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी देखे जा चुके हैं, नहीं तो अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है और स्पेस में घूमने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो आज तक हमने बनाया है। इसको लॉन्च किया गया था 1998 के अंदर, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि ऊपर जाके इसको असेंबल किया गया है, पार्ट्स में लॉन्च किया गया था। सो फर्स्ट पार्ट 1998 नवंबर 20 को इसको लॉन्च किया गया था। क्यों बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ताकि एस्ट्रोनॉट यहाँ से जाएंगे, ISS में रुकेंगे और पूरी स्टडी करेंगे जो भी उनको स्पेस से रिलेटेड करनी है। इसको बनाया किसने था? स्टेट्स, पार्टिसिपेटिंग स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है। इंटरनेशनल पालांस में यानी इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में स्टेट्स यानी कंट्रीज। सो 5 देश साथ में आए थे ISS को बनाने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स का नासा था, रशिया का रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी का नाम है ये, यूरोप का ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का JAXA और कनाडा का CSA। सो ये 5 स्पेस एजेंसी साथ आई थी और इन्होंने ISS बनाया था। ये कितने किलोमीटर पे घूमता है, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमता है या क्या? तो यस, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी 400 किलोमीटर अबव द अर्थ ऑर्बिट करता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, राइट। और इसकी स्पीड ऑफ ट्रैवल क्या है वो देखिएगा, 28,000 किलोमीटर्स पर आवर। अर्थ को एक बार पूरा ऑर्बिट करने में इसको 90 मिनट्स लगते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ISS धरती का एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? 90 मिनट में, यानी पूरे एक दिन में कितने चक्कर काट लेगा? 16 राउंड्स वो कंप्लीट कर लेता है। 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। गॉट इट? चलिए अब हम बढ़ेंगे साइंस टेक छोड़ करके इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज़ की तरफ। ये लास्ट सेक्शन ऑफ न्यूज़ है जिसमें 2-3 न्यूज़ हम पढ़ेंगे और फिर रिवीजन क्वेश्चन आज के और पिछले कुछ दिनों के भी प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है, चलिए। सो न्यूज़ क्या आ रही है इंटरनेशनल डोमेन से? फर्स्ट इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ स्टार ड्यून। ड्यून्स क्या होते हैं? रेगिस्तान के अंदर मिट्टी के टीले बन जाते हैं ना, जिनको मिट्टी के धोरे भी कहा जाता है। सो सैंड ड्यून्स जो होते हैं, पहली बार किसी स्टार सैंड ड्यून की इन डेप्थ स्टडी की गई है। सैंड ड्यून अलग अलग तरह के होते हैं। जब हर तरफ से मिट्टी हवा चल रही होती है तो एक स्टार जैसा शेप बन जाता है। कैसा बन जाता है? ये देखिए, इस तरह का स्टार शेप बन जाता है, समथिंग लाइक दिस। ऊपर से आप देखोगे तो इस तरह के कुछ ये बहुत ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। दीज आर द टॉलेस्ट सैंड ड्यून्स विच आर मेड इन डेजर्ट। क्या बोलते हैं इनको? स्टार ड्यून्स। और पहली बार किसी स्टार ड्यून की इन डेप्थ स्टडी की गई है, पता लगाने के लिए कि भाई अंदर कितनी ऊर्जा है इनके, या कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, एक्सेट्रा। सो फर्स्ट इन डेप्थ स्टडी स्टार ड्यून की गई है। और स्टार ड्यून्स वेगली पिरामिड शेप के होते हैं, रफली। ओके, ऊपर से आपको स्टार जैसी आकृति भी दिख सकती है। देखो ये बहुत ऊपर की इमेज है, और थोड़ा थोड़ा पिरामिड जैसा शेप भी ये ले लेते हैं। एंड इनकी जो फॉर्मेशन है अराउंड 1000 फीट यानी 300 मीटर टॉल ये हो सकते हैं, इतने ऊंचे ये बन जाते हैं। सेंटर में पीक होती है, आसपास इनके आर्म स्ट्रेच किए हुए होते हैं। ठीक है, तो अब ये स्टडी कहाँ की गई? कहाँ की गई? सो ईस्टर्न मोरक्को के डेजर्ट, जो सहारन डेजर्ट है ईस्टर्न मोरक्को में। अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, मोरक्को वाले हिस्से में लाला लालिया नाम का जो स्टार ड्यून है उसकी स्टडी की गई। ठीक है, ये स्टार ड्यून का नाम है लाला ललिया। तो कभी पूछ लिया जाए लाला ललिया स्टार सैंड ड्यून या ड्यून कहाँ पर है, तो मोरक्को में सहारा डेजर्ट में है। ये कौन से डेजर्ट में? सहारा डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट जो है, हॉट डेजर्ट की हम बात करें। सो सहारा डेजर्ट के अंदर है, और इसको बनने में कितना टाइम लगा एक्सेट्रा इसकी स्टडी की गई। तो इसके अंदर एनर्जी भी कितनी ट्रैप है ये सब पता लगाया गया। उसके ग्रेन्स जो हैं, सैंड के ग्रेन्स, उनकी स्टडी करके। तो इसको बनने में 900 ईयर्स लगे। स्टार सैंड ड्यून बहुत धीरे धीरे बनता है। 900 सालों में ये सैंड ड्यून बना है लाला ललिया। और इसके अंदर एनर्जी ट्रैप कितनी है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें स्टडी की गई। स्टार सैंड ड्यून्स टॉलेस्ट होते हैं, लेकिन सारे सैंड ड्यून्स का 10% से भी कम ही स्टार सैंड ड्यून आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और ये सैंड ड्यून्स मार्स और सैटर्न के लार्ज मून्स पे भी देखने को मिलते हैं। और यहीं पे आपके पुराने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सैटर्न का सबसे बड़ा मून कौन सा है? टाइटन। उस टाइटन पे भी स्टार ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो लाला ललिया ध्यान रखिएगा भाई, सहारा डेजर्ट में मोरक्को के अंदर ये है और इसकी स्टडी की गई। ओके, अब कैसे बनते हैं स्टार ड्यून? कॉम्प्लेक्स विंड रिजीम, हर तरफ से हवाएं आती हैं, कभी यहाँ से आ रही है, कभी वहाँ से आ रही है, तो मिट्टी इकट्ठे होते होते ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ये बनते हैं। और अर्थ का लार्जेस्ट स्टार ड्यून कौन सा है? ये तो हमने लाला ललिया तो स्टडी किया था, इसलिए लार्जेस्ट स्टार ड्यून है बादाएं जारन डेजर्ट के अंदर, वेस्टर्न चाइना में लार्जेस्ट सैंड ड्यून बनता है। बादें जारन डेजर्ट जो कि चाइना के अंदर है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट स्टार ड्यून बनते हैं। और अभी हमने लाला ललिया पढ़ लिया। अगली खबर अगेन इंटरनेशनल डोमेन से। आर्कियोलॉजिस्ट इन इजिप्ट अनअर्थ सेक्शन ऑफ लार्ज रामसेस II स्टैच्यू। रामसेस द्वितीय या रामसेस II जो कि एक फेरो किंग इजिप्ट के रह चुके हैं, और बहुत पॉपुलर किंग था। इनको रामसेस द ग्रेट कहा जाता था, जो वन ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट के मोस्ट पावरफुल फरो में से एक थे। ये फरो यानी राजा। सो रामसेस II की एक स्टैचू का बहुत बड़ा हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा अनअर्थ करके निकाला गया है। इजिप्ट और यूएस के आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको निकाला है इजिप्शियन सिटी ऑफ मिनिया के सदन वाले पोर्शन से। ओके, और करीब 12.5 फीट हाई ये स्टैचू बाहर आई है। और रामसेस द ग्रेट या रामसेस II के बारे में हम देखें तो ही वॉज द 3rd फेरो ऑफ 19th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की 19th डायनेस्टी के 3rd फेरो के रूप में रामसेस II ने राज किया था। गॉट इट? सो बस थोड़ा सा इसका ध्यान रख लीजिएगा। खत्म। यस, सो ये आज की जितनी भी न्यूज़ थी वो हो चुकी है। कल ना एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझाऊंगी, एल नीना ला नीना के बारे में हम पढ़ेंगे, बिकॉज एल नीना ला नीना अभी तक का टॉप 5 मोस्ट हॉट ईयर्स दे करके जाएगा हमको। जो ग्लोबल हीट इंडेक्स है या फिर जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, और उसमें वन ऑफ द रीजंस ला नीना को बताया जा रहा है। तो उसके बारे में कल हम थोड़ा देखेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट कर रहे हैं कोलकाता के अंदर
जो हुगली रिवर है उसके अंदर सबसे लंबा टनल, और जब वो इनॉग्रेट हो जाएगा तो भी हम कल पढ़ेंगे उस न्यूज़ के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम रुक करते हैं रिवीजन क्वेश्चन का जो भी अभी पढ़े हैं। और उससे पहले जिन बच्चों को जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है तो परचम ऐप पे चले जाइए, वहाँ पे आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोर्स मिल जाएगा। उसमें स्टैटिक जीके में 100 से ज़्यादा टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं। आर्ट एंड कल्चर अब चालू होगा, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ आ जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं, पूरा कोर्स भी है। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ परचम ऐप चेकआउट कीजिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, फ्री लेक्चर्स देखिए, प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए। इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन, पुनेरी पल्टन डिफीटेड विच टीम टू क्लिंच इट्स मेडन प्रो कबड्डी लीग टाइटल। पुनेरी पल्टन ने कौन सी टीम को हराया और अपना मेडन प्रो कबड्डी लीग टाइटल अपने नाम किया? कौन सी टीम को हराया जी? हरियाणा स्टीलर्स, सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, चक्षु पोर्टल, कौन सा पोर्टल? चक्षु पोर्टल हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है जिसके अंडर में चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया था? अश्विनी वैष्णव जी ने। कौन सी मिनिस्ट्री होगी? रेल मंत्रालय मत लिख देना, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। हु वन सैन डिएगो ओपन सिंगल्स टाइटल 2024? विमेन भी तो, चलो विमेन नहीं भी लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारे विमेन ही हैं। तो सैन डिएगो ओपन टाइटल 2024 जो कि एक अनसीडेड प्लेयर ने जीता है और क्या मचा दिया? बोल्ड ओवर कर दिया सबको, केटी बोल्टर। वेयर इज लाला लालिया स्टार सैंड ड्यून लोकेटेड? बताओ, पढ़ा है हमने, ला 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 ललिया, कहाँ? सहारा डेजर्ट, मोरक्को के अंदर है। ठीक है। What is the amount of interest-free loans that will be provided under उत्तर प्रदेश एम युवा स्कीम? एम युवा स्कीम जो है उत्तर प्रदेश की, उसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे 1 लाख ऑन्टरप्रेन्योर्स को, यंग ऑन्टरप्रेन्योर्स को हर साल। तो कितनी राशि तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे? अप टू ₹5 लाख। ओके, कुछ पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग Ocean Grace has been inaugurated at which major port in India? ASTDS टग भारत का पहला मेड इन इंडिया जिसका नाम है ओशन ग्रेस। टग क्या होते हैं? शिप्स को इधर उधर मूव कराने के, टर्न करवाने के काम में आते हैं। जैसे हम टोइंग करते हैं, इसी तरह से मूविंग करते हैं शिप्स की। सो ओशन ग्रेस नाम का जो पहला भारत में बना हुआ ASTDS टग है, वो कौन से पोर्ट पे इनॉग्रेट किया गया? आंसर क्या होगा? पारादीप पोर्ट। कहाँ है ये? ओडिशा के अंदर। और कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में? कल ही डिस्कशन किया है, 13 नहीं है जी, 12 मेजर पोर्ट्स हैं। ओके। विच प्रोडक्ट होल्ड्स द GI टैग फ्रॉम गुजरात? इन सभी में से हाल ही में कौन से प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है गुजरात से, यानी कि गुजरात का ही ओरिजिनली वो प्रोडक्ट है, ऐसा सर्टिफिकेशन मिला है? क्या आंसर होगा? गुजरात। अंबाजी व्हाइट मार्बल। अंबाजी की पूजा बहुत होती है ना गुजरात में, गरबे में, ऐसे याद कराया था। रीसा टेक्सटाइल कहाँ का है? त्रिपुरा का है। लाख बैंगल्स तेलंगाना से। देन रियावान लहसुन मध्य प्रदेश से। ओके, चलिए। विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैज कोलैबोरेटेड विद फ्लिपकार्ट फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स UPI सर्विसेज? फ्लिपकार्ट ने अपनी UPI सर्विसेज शुरू कर दी, यानी आप उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो चीज़ें, वहाँ से पैसा डाल करके UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो कौन से बैंक ने कोलैबोरेट किया है फ्लिपकार्ट के साथ? ई-कॉमर्स वेबसाइट जो एक है, ताकि वो अपना UPI लॉन्च कर पाया। कौन सा बैंक था? एक्सिस बैंक। सी इज द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिए आज मैंने। इन 2024 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल IP इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स या ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में विच पोजिशन डज इंडिया होल्ड अमंग 55 कंट्रीज इवेल्युएटेड? 55 कंट्रीज, 55 कंट्रीज की स्टडी की गई और उसमें इंडिया का क्या रैंक है IP इंडेक्स के अंदर? क्या रैंक है? 42। डी इज द राइट आंसर। टॉप किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक लोकेटेड? भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप, अभी तो प्रोटोटाइप ही आया क्योंकि, कहाँ लोकेटेड है? आपको आंसर करना है। रियली होप जो भी आज पढ़ाई समझ में आ गया होगा। कल इसी टाइम हम मिलेंगे। PDF आपको अवेलेबल करवा दी गई है परचम ऐप पे भी और परचम टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे भी, आप ले सकते हो। मंथली मैगजीन आपको कल यानी 7 तारीख तक परचमclasses.in पे मिल जाएगी, पूरे फरवरी महीने की कैटेगरी वाइज असेंबल्ड। ठीक है,
टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।